हेलो फ्रेंड्स, मयंक पाराशर आपके सामने फिर आज कॉन्स्टिट्यूशन की एक क्लास लेकर। जैसा कि हम लोगों को पता है, हम लोग रेगुलर बेसिस पर करते आ रहे हैं अनअकैडमी पर। अभी तक 5 क्लासेस हो चुकी हैं। आज 6th सेशन है मेरा। हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 निपटा लिया है। आज हमारा पार्ट 3 होगा। इससे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बना वो देखा था। देन इंट्रोडक्शन हम पूरा कर चुके हैं, सिटीजनशिप पूरा कर चुके हैं। तो आज से हमारा काम शुरू होगा फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स। अगर हम लोग अपने लिए बात कर रहे हैं बच्चे, तो आज के सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही कि जब हम अपने पार्ट 5 के लिए बात कर रहे हैं, दैट मीन्स मैं थोड़ा सा ऊपर करके समझा देता हूं। आज जब हम लोग अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए बात कर रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए बात कर रहे हैं, तो ये आपके पार्ट 3 में आता है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक इसके बीच में आता है। मोटे मोटे हिसाब से देखें तो जब जब आप लोगों ने एनसीईआरटीज़ को देखा होगा, जब जब बचपन से आज तक इन चीज़ों को पढ़ा होगा, तो वहाँ पर देखा होगा आर्टिकल 14, 15, 16 उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया होगा। लेकिन कभी ये ध्यान नहीं दिया गया होगा कि आर्टिकल 12 और आर्टिकल 35 तक क्या क्या हैं। मैं आज आप लोगों को, क्योंकि अभी जो हमारा ये कोर्स चल रहा है ये क्रैश कोर्स की तरह चल रहा है, तो इसमें मैं पूरा डिटेल में आज नहीं जाऊंगा। पूरे डिटेल में हमारे जो आगे अनअकैडमी प्लस पर कोर्सेज आएंगे उनमें मैं और आपको डिटेल्स में लेकर जाऊंगा एक एक। लेकिन अभी जो हम लोग अपना काम शुरू कर रहे हैं वो पूरे फंडामेंटल राइट उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें जिस पॉइंट ऑफ व्यू में एनडीए से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन ना छूट जाए। एनडीए जब भी, या एनडीए के एग्जाम में जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो वो दो बातों को फोकस सबसे पहले करता है। आपको आर्टिकल और आर्टिकल में क्या दिया गया है वो पता हो, और उसका आपसे एसोसिएशन क्या है वो आपको पता हो। ये बात डेफिनेटली आपके यहां एनडीए के एग्जाम्स में बार बार पूछी गई है। दूसरी बात, 3 चीजें हैं बच्चे, इनको रट लीजिएगा। क्या? एक तो आपके फंडामेंटल राइट, एक डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, और एक फंडामेंटल ड्यूटीज। इन 3 टॉपिक में से उम्मीद होती है 99% की एक क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पर एनडीए के एग्जाम में आएगा। एनडीए के एग्जाम में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस ना उठा हो या कम उठे हों। तो आपसे मेरा सिंपल रिक्वेस्ट यही है, अगर मैं पेन को थोड़ा सा सेट और कर लूं, थोड़ा मोटा कर लूं, ये पतला चल रहा है बहुत ज्यादा आज, ठीक। अगर हम लोग ध्यान से देखें अपनी चीजों को, तो मैं शॉर्ट आपसे ये बात कह सकता हूं कि हमारे पास जो आर्टिकल्स बेसिकली फंडामेंटल राइट में, डीपीएसपी में और फंडामेंटल ड्यूटी में आएंगे, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और इसके बिगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आने वाला क्वेश्चन इनकम्प्लीट सा लगता है यूपीएससी में। तो अगर हम यूपीएससी के लिए बात कर रहे हैं, तो आपके अंदर आज से मैं मानूंगा कि एक भूख जनरेट हो जानी चाहिए, जिस भूख के लिए आप हर चीज को डिटेल में करने की कोशिश करें। मैं अभी कोशिश करूंगा आपको पूरी तरह से इसे ब्रीफ करके जाऊं। बाकी जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है वो आने वाले अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज में हमारा होगा। मयंक पाराशर के नाम से आप अनअकैडमी पर सर्च करेंगे तो वो मिल जाएंगे। अभी बात करते हैं, तो जब हम अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए बात कर रहे होते हैं, तो क्वेश्चन आता है फंडामेंटल राइट्स हैं क्या। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि आप लोगों को और क्लियरिटी में दिखाई दे। क्वेश्चन आता है फंडामेंटल राइट्स हैं क्या। फंडामेंटल राइट्स आर दोज जो हर उस सिटीजन ऑफ इंडिया को मिले हैं, जो एक, हम इस तरह से बोलें, जो एक यूनिक बैंड ऑफ पावर्स हैं हर सिटीजन ऑफ इंडिया के पास। उनके बारे की स्टडी, वो हमारी कौन कौन सी पावर हैं, यही हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है। सबसे पहले आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35, और हमारा ये पार्ट कौन सा है? पार्ट है 3rd। पार्ट 3rd के अंदर ये हमारा आता है। क्वेश्चन आता है कि अगर हम इसे हिस्ट्री से जोड़ें तो हिस्टोरिकली ये क्या था।
तो हिस्टोरिकली बात करें तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल फंडामेंटल राइट्स के लिए काफी इंक्लाइंड थे। अगर इनसे पहले देखें तो मोतीलाल नेहरू के साइमन कमीशन के अपोज में बनाए गए ड्राफ्ट में भी फंडामेंटल राइट का डिटेल्स थे, लेकिन जो एक्चुअल टास्क आया वो 1931 में आया। आईएनसी का सेशन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसे कराची सेशन के नाम से जाना जाता है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे यहां पर रखा, जिसे आईएनसी ने अपने कराची सेशन में एक्सेप्ट कर लिया था। फिर से बोल रहा हूं, कराची सेशन में आईएनसी ने इसे एक्सेप्ट अपने आप या अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसे एक्सेप्ट कर लिया था बिफोर इंडिपेंडेंस। यहां पर सरदार पटेल का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सरदार पटेल ने ही यह काम किया था। आगे के लिए बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन यह आता है, क्या इसके बाद सर फंडामेंटल राइट्स मिल गए थे ब्रिटिश इंडिया में? नहीं मिले थे, लेकिन यह जरूर क्लियर हो गया था कि जब देश आजाद होगा तो हम कुछ इस तरीके की चीज बनाएंगे जो हर सिटीजन को मिले। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपके पास भी वो राइट्स हों, वो राइट्स मेरे पास भी हों, वो राइट्स थर्ड पर्सन के पास भी हों। अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चलने के बाद भी हमारे पास वो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड ना हो, उसके लिए वो दिया गया है। लेकिन कोई कहे क्या ये सस्पेंड नहीं हो सकते, तो अभी मैं लेटर ऑन बताऊंगा सस्पेंशन हो सकता है कुछ आर्टिकल्स को छोड़कर, बट उनकी कंडीशंस डिफर हैं। तो हम लोगों को पर्टिकुलर राइट्स जो मिले वो ये फंडामेंटल कहलाते हैं। आगे के लिए अगर हम इसी में बात करें थोड़ा सा, तो फंडामेंटल राइट जब भी हम बात करेंगे तो क्वेश्चन आता है वो इसेंशियल क्यों है, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों थी। आप वहां पर पढ़ रहे हैं, मैं इधर से पढ़ा रहा हूं, तो आपके पढ़ने में आपकी एक डिग्निटी होगी, मेरे पढ़ाने में मेरी एक डिग्निटी होगी। पहली बात, फंडामेंटल राइट आप कर रहे हैं तो आप जब उधर पढ़ रहे होंगे तो आपकी अपनी एक फ्रीडम या आपका एक ओरा, आपकी एक सराउंडिंग होगी। ऐसे ही मैं जब यहां पढ़ा रहा हूं तो मेरा एक ओरा, मेरी एक सराउंडिंग होगी, ये मुझे फंडामेंटल राइट्स दे रहे हैं। मैं आपकी वीडियो प्रॉपर्ली शूट कर पा रहा हूं, कोई मुझे दूसरा बंदा डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा है, और आप वहां साइलेंटली अपने हेडफोन्स लगाकर इसको सुन पा रहे हैं, वीडियो को देख पा रहे हैं, व्यूज पर आप लाइक्स पर टिक कर पा रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, ये फंडामेंटल राइट है, जबरदस्ती किसी से नहीं कराया जा सकता। तो वही बात जब हम यहां पढ़ते हैं कि फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड क्या चीजें थी, द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज दे वर कंसीडर्ड द इसेंशियल। ये इंपॉर्टेंट है कि इसे इसेंशियल पार्ट की कैटेगरी में रखा गया इन द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड प्रिजर्व द ह्यूमन डिग्निटी। हर आदमी को डेवलप करने के लिए हमें उसे राइट्स देने होंगे और उसको बढ़ावा देना होगा, उसे आगे की तरफ लाना होगा। वो काम हमारे यहां हमारे फंडामेंटल राइट्स करते हैं। आगे बढ़े, जब फंडामेंटल राइट्स की ये बात खत्म होती है तो ये क्वेश्चन 2 बार एनडीए में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज कॉर्नर स्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इसे कॉर्नर स्टोन के नाम से बोला गया है। याद रखिएगा, एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस रखता है। गॉट इट माय पॉइंट? तो आप लोगों को मैंने अभी 3 बातें बताई। कराची सेशन में वल्लभ भाई पटेल के अंडर में 1931 में फंडामेंटल राइट आईएनसी ने अडॉप्ट किए थे। सेकंड बताया, हर इंडिविजुअल को राइट देना, उसका अपलिफ्टमेंट करना, उसकी डिग्निटी इंटीग्रिटी को बनाकर रखना फंडामेंटल राइट का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। एंड थर्ड बात मैंने बताई, ये कॉर्नर स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं। आगे हम लोग जब इसमें बढ़ते हैं तो अगली कहानी जो हमारी आती है वो आती है कि कुछ बेसिक्स से हमें जोड़ना होगा। क्या बेसिक्स से जोड़ना होगा? सबसे पहला ये कि हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं, एफआरस हैं, और जो एलआरस हैं, लीगल राइट्स हैं, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए, सबसे पहला डिफरेंस मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका फंडामेंटल राइट टूटा है, सिंपल समझ लो इसको पहले, अगर फंडामेंटल राइट टूटा है तो आप अपने पड़ोस के थाने में जाइए या आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाइए,
कोई परेशानी नहीं है, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो भी सुप्रीम कोर्ट आपकी बात सुनेगा, और थाने जाएंगे तो थाने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब सुना जाएगा, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स की बात है। लेकिन आपके ऊपर या आपसे या आपके थ्रू किसी ने आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्टिविटी की है तो उसका प्रोसीजर है, आइदर आपको अपने एक सर्कल के किसी पुलिस चौकी में, पुलिस स्टेशन में, थाने में जाना होगा, वहां पर अपनी रिपोर्ट एफआईआर करानी होगी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन देनी होगी। अगर वो लोग नहीं लेते हैं तो उसके अगेंस्ट में आप फिर कोर्ट में जा सकते हैं, जो कि आपकी सिविल या क्रिमिनल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट में होंगी, उसके अकॉर्डिंग आपका केस जाएगा। बट आपके पास ये राइट कभी नहीं होगा कि लीगल राइट में आप सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर दें। अब समझ रहे हैं मेरी बात? तो बेसिक डिफरेंस निकल के आया, फंडामेंटल राइट टूटेगा तो भाई सीधा सुप्रीम कोर्ट भाग जाओ, जबकि लीगल राइट अगर टूट रहा है तो आपको प्रोसीजर के थ्रू ही जाना पड़ेगा। बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरी बात समझें, अगर कभी हमारा कोई फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट कह रही है जी बदल देंगे हम तो उसको बदलने के लिए हमारे यहां पर जो एक आर्टिकल 368 बोरोड फीचर हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, याद करो बोरोड फीचर में साउथ अफ्रीका से लिया गया है, पढ़ा था। आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने का जो तरीका है, उसमें 3 तरीके आते हैं जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। उसका सेकंड प्रोसीजर जो मोस्ट टफेस्ट है, जब तक वो प्रोसेस में ना आ जाए तब तक सेंटर गवर्नमेंट भी ऑथराइज्ड नहीं है कि किसी भी फंडामेंटल राइट को हटा दे। जबकि लीगल राइट स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट अपनी पावर्स के अकॉर्डिंग कभी भी बदल देते हैं। आपने मेरे साथ ही यहां पर यूनियन लिस्ट पढ़ी थी, आप ही ने मेरे साथ यहां स्टेट लिस्ट पढ़ी थी, जिसमें हमने बात करी थी कि 97 पावर और 62 पावर स्टेट्स के पास और सेंटर के पास रेस्पेक्टिवली है। ऐसा ही पढ़ा था। तो अपनी पावर पे सेंटर गवर्नमेंट कभी भी रूलिंग बदल देता है, स्टेट अपनी पावर से रूलिंग बदल देता है, बट वो सारे के सारे होंगे क्या? लीगल राइट। फंडामेंटल राइट को सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग नहीं बदल सकती अनटिल अनलेस वो आर्टिकल 368 का यूज ना करे। अगर उसने 368 आर्टिकल का यूज किया है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का यूज किया है, तो वो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रोसीजर नहीं है। तो पहली जो ये 2 बातें मैंने आपको समझाई, यही मैंने यहां पर लिख के दी हैं ताकि आप लोगों के एग्जाम में जब ये आए तो आपको क्लियर हो कि हम पढ़ क्या रहे थे। अगर ध्यान से देखें तो मैंने क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। वाइल ऑर्डिनरी लीगल राइट, जो ऑर्डिनरी लीगल राइट हैं वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके ऊपर लगते हैं बाय ऑर्डिनरी लॉ। ऑर्डिनरी लॉ बनाता कौन है? क्योंकि ये स्टेट लिस्ट का मैटर है तो इसे स्टेट गवर्नमेंट फ्रेम करेंगी, अपने अकॉर्डिंग वो अपने हिसाब से बनाती हैं। जबकि फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाय, क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। दैट मीन्स फंडामेंटल राइट को हमारे देश का संविधान हमें देता है, जबकि लीगल राइट्स को उस पर्टिकुलर स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट देखती है। यहां तक क्लियर हुई बात? अगली बात, ऑर्डिनरी राइट्स जो हैं चेंज किए जा सकते हैं बाय लेजिस्लेचर। कौन सा लेजिस्लेचर? वो डिपेंड करेगा वो किस स्टेट के मैटर में है या सेंटर के मैटर में। सेंटर का है तो सेंटर गवर्नमेंट अपने हिसाब से चेंज करेगी, स्टेट का है तो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से चेंज करेगी। तो लेजिस्लेचर चेंज कर सकते हैं बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। ऑर्डिनरी प्रोसेस में तो सिंपल है, एक ऑर्डिनेंस लेकर आए या एक सिंपल सा कैबिनेट बैठी, उसने कोई बिल पास करा और वो एप्लीकेबल हो गया, उसमें कोई इतनी बड़ी आफत नहीं आ रही है। जैसे अभी अगर हम बात करें कि लॉकडाउन का डिसीजन है तो वो संसद में या स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी स्टेट असेंबलीज में पास थोड़ी ना कराया है, सिंपल सब लोग बैठे, कैबिनेट मिनिस्ट्री ने कहा लॉकडाउन होना चाहिए, पीएम ने आया अनाउंस कर दिया। ये उनके अपनी पावर में आ रहा है, ये लीगल पावर्स है उनकी। जबकि फंडामेंटल राइट ओनली चेंज्ड कब? केवल और केवल जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर दें। बिना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे किसी भी हालात में हम फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकते हैं।
इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि डिफरेंस क्या है फंडामेंटल और लीगल राइट्स में। ये बहुत सारी बुक्स में मैंने पढ़ा और काफी सारी बुक्स में बहुत अच्छा लिखा है। टाटा मैकग्रा-हिल में बहुत अच्छा लिखा हुआ है ये, एंड अरिहंत की बुक्स में बहुत अच्छा लिखा हुआ है ये, डीडी बासु में भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, पीएम बख्शी में लिखा है, लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है। मतलब बहुत सारी किताबों में बहुत सेम टू सेम इसी तरह की लाइनें लिखी हुई हैं और यही बेसिक है वो जिनसे क्वेश्चंस बिटवीन द लाइन उठते हैं। आगे के लिए हम लोग बात कर लें तो अगली स्लाइड में जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं हमारे सामने फिर कुछ चीजें आएंगी। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारे सामने आ रहा है कि नेचर क्या है फंडामेंटल राइट्स की। अब नेचर हम किस रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, पहले आप एक बार इसको पूरा देख लीजिए, फिर मैं इसको आराम से समझाता हूं। आप ध्यान से देखिए, हम नेचर में बात तीन तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि यहां लिखा हुआ है। भाई उसकी पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंडामेंटल राइट हमें क्या कह रहे हैं, जुडिशरी में उसका क्या है, देन हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव में उसका क्या रोल, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एंड फंडामेंटल राइट किस तरह के राइट्स हैं, यही सारी बात पूछेगा। एक एक करके शुरू करते हैं। अगर हम जुडिशरी में बात करते हैं, जुडिशरी इंडिया में सबसे पहली बात इंडिपेंडेंट है। कोई गवर्नमेंट आइदर स्टेट और सेंटर कभी भी इसके ऊपर कोई अपना रूल्स रेगुलेशन नहीं लगाती है, कोई भी पावर इंपोज्ड नहीं कर सकती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इस पर अपनी पावर इंपोज नहीं कर सकती है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, हैज द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट किसको, फंडामेंटल राइट। सपोज कहीं पर कोई स्टेट गवर्नमेंट या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी ऑर्डर में कोई फंडामेंटल राइट ब्रेक होता है तो इमीडिएट जुडिशरी वहां एक्टिव हो जाएगी। जैसे आप सिंपल सी बात समझिए, आपके अगेंस्ट कोई बात हुई, मेरे अगेंस्ट कोई बात हुई, तो जब तक मैं या कोई मेरा रिप्रेजेंटेटिव उसका केस ना दायर करे, ना जाए, तब तक अदालत को क्या पड़ा है वो आके ये पूछे जी मयंक पाराशर का क्या हुआ है, मयंक पाराशर की चीजों में क्यों गड़बड़ हुई है, कोई नहीं पूछेगा क्योंकि उनको कोई जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन अगर मयंक पाराशर का अंडर फंडामेंटल राइट कोई ह्यूमिलेशन आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने किया है तो इमीडिएटली जैसे ही सुप्रीम कोर्ट को यह खबर लगेगी बाय मीडिया, न्यूज चैनल्स, प्रिंट मीडिया, किसी भी तरह से, तो इमीडिएट बेसिस पर वो इसका संज्ञान लेंगे, नॉलेज में लेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग वो अपनी पीठ या अपनी ब्रांच में कार्रवाई शुरू कर देंगे। ये जुडिशरी है। वही लिखा है द वायलेशन इन द एक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी अगर रूल या रेगुलेशन किसी भी तरह से फंडामेंटल राइट को वायलेशन में लेकर जाता है, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाता है, तो सीधा सीधा जुडिशरी उठकर आ जाती है। अगली कहानी आती है एग्जीक्यूटिव्स के लिए। अब क्वेश्चन आता है सर एग्जीक्यूटिव्स में क्या होगा? एग्जीक्यूटिव्स में सबसे पहले, अब यहां लिखा है एज वेल एज लेजिस्लेचर, मैं यही बोल रहा था कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ये दोनों क्योंकि पैरेलल ही चलेंगे। भाई लेजिस्लेचर कौन है? लेजिस्लेचर वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का काम कर रहे हैं, दैट मींस आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जिनको हम बाय डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेज रहे हैं। जबकि एग्जीक्यूटिव्स कौन है? दोज हु आर अपॉइंटेड ऑन द हायर पोस्ट एंड जो पॉलिसीज लेजिस्लेचर ने बनाई हैं उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम तक उनको ला रहे हैं। मोदी ने कहा कि हर गरीब के पास तक खाना पहुंचे, इस लॉकडाउन की सिचुएशन में कोई खाली पेट ना सोए। तो क्या इस बात का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी जगह जगह जाकर खुद पैकेट्स बांट रहे हैं? नहीं, वो लेजिस्लेचर का फैसला था, उसने दे दिया, तो अब उसको एग्जीक्यूट कौन करेंगे? दैट इज एग्जीक्यूटिव्स एग्जीक्यूट करेंगे। क्लियर हुई बात? बट हम यहां ये नहीं पढ़ रहे हैं, हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसी के लिए आगे पढ़ जाते हैं। कैन बी डिक्लेयर लीगल by the judiciary if these violate the fundamental right, restrict them in an unreasonable manner। बेसिक सीधा सीधा सी बात है कि अगर कभी भी
जुडिशरी ने कह दिया जी ये बात गलत है, आपका ये फंडामेंटल राइट पर होने वाला एक्शन आपका गलत है, तो उस पे दो ही तरीके हैं गवर्नमेंट के पास, या तो उसे बैन कर दे या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके उसे अमेंड कर दे, या उसमें कुछ अपने अकॉर्डिंग जो भी वो चाहती है चेंजेस करना, उसे अबॉलिश करना, या जो भी वो चाहती है वो कर ले। लेकिन तरीके तो दो ही है ना, या तो इमीडिएट बंद करे गवर्नमेंट के कहते ही, या उसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करे। वही बात यहां बताई है। आगे के लिए बढ़ता हूं। आगे जैसे ही बढ़ता हूं तो ये दो पॉइंट जो नीचे लिखे हुए हैं दोनों आए हुए हैं बार बार। एनडीए में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों है? फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट और अल्टीमेट राइट्स। ये पूरी पावर वाले राइट्स नहीं है। क्यों? कुछ पावर्स दी गई हैं आर्टिकल 12 से लेके 35 में। क्या एक आदमी की सारी जिंदगी इन पर कट सकती है? नहीं कट सकती भाई, ये अल्टीमेट राइट्स नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं, गवर्नमेंट कैन पुट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ आवर फंडामेंटल राइट। कर सकती है अंडर आर्टिकल 359। ये प्रेसिडेंट की पावर में आता है, अभी आगे बताऊंगा जब सस्पेंसिबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स को पढ़ाऊंगा। तो यहां तक आकर हमने तीन बातें पढ़ी। फंडामेंटल राइट्स कब लिए गए, उसका बैकग्राउंड क्या था, आज फंडामेंटल राइट्स की नेचर क्या है, फंडामेंटल राइट और लीगल राइट्स में डिफरेंसेस क्या हैं, एंड इसके बाद अगर हम लोग बात कर लें तो अभी हमने बात करी है इस नेचर के बाद कि अब फंडामेंटल राइट हम लोगों के ऊपर क्या क्या है, उन्हें डिटेल में थोड़ा सा चले जाएं। जैसे डिटेल में अगर हम जाएंगे तो नेचर के पार्ट में हमें तीन बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात मैं यहां पर ले आता हूं, देखिएगा। फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड क्या? प्रोटेक्शन ओनली अगेंस्ट द स्टेट एक्शन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट का मतलब यहां नहीं है यूपी गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट लाइक दैट, नो। स्टेट का मतलब है यहां हमारे स्टेट्स में बनी हुई, इंडिया इज अ स्टेट, तो हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू लिया गया कोई भी डिसीजन। प्रोटेक्शन ओनली अगेंस्ट द स्टेट एक्शन है, जबकि काफी सारे लोग मानते हैं कि क्या ये सेफगार्ड है अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो आंसर आता है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट फंडामेंटल राइट नहीं लगते हैं। अगर आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहां फंडामेंटल राइट सारे आपको नहीं मिलेंगे। कुछ फंडामेंटल राइट्स को छोड़कर बाकी वहां बैन होते हैं, क्योंकि वहां फैक्ट्री रूल या इंडस्ट्रियल पॉलिसीज रूल लगते हैं। वही बात यहां लिखी गई है, कौन कौन से आपको मिलेंगे अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं। राइट परटेनिंग टू अनटचेबिलिटी, दैट मीन्स कोई आपसे ये नहीं कह सकता भाई तू अछूत है, आपको लाइक दैट कि यार आप उस कास्ट के नहीं हो, यार आप ऐसे नहीं हो, मतलब किसी भी वे में आपसे अनटचेबिलिटी वाली बात नहीं करेगा, जो प्रायर बिफोर इंडिपेंडेंस हमारे इंडिया में एक बड़ा इशू था। सेकंड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है सिंपल शोषण। अब शोषण की कोई डेफिनेशन कहीं लिखी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। आइदर वो मेंटल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है, मॉरल हो सकता है, हमें नहीं पता वो किस तरह का एक्सप्लॉयटेशन है। बट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमारे यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी मिलेगा। दैट मीन्स आप अगर गवर्नमेंट जॉब में कहीं पर हैं तो आपको फंडामेंटल राइट सारे मिल रहे हैं, सिंपल सिंपल समझ लो ऐसे। आप अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, द ट्यूटर्स एकेडमी में जॉब कर रहे हैं, तो वहां पर सिर्फ आपको दो ही मिलेंगे, एक तो एक्सप्लॉयटेशन आपका नहीं होगा, और एक सेकंड बात आपका क्या है कि आपसे अनटचेबिलिटी की बात नहीं की जाएंगी, बाकी प्राइवेट पॉलिसीज के अकॉर्डिंग काम होगा। चलें आगे। आगे के लिए जब थोड़ा सा इसमें बढ़ जाते हैं तो हमें आगे के लिए इसमें समझना होता है कि फिर फंडामेंटल राइट्स किस किस क्लास के पर्सन को कैसे कैसे मिलेंगे। तो स्टेट की ये मर्जी होती है, मे डिनाई, दे भी सकती है नहीं भी, वो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना मैटर है। किन किन को? आर्मेड फोर्सेस को। आर्मेड फोर्सेस का मतलब हमारी आर्मी आ गई, एयर फोर्स आ गई, नेवी आ गई,
जो भी आर्मड फोर्सेस हमारे पास इफेक्टिव हैं। इसके बाद पैरामिलिट्रिकल पर्सनल्स जितने हैं, पुलिस। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसको ऐसा भी तो कह सकते हैं कि कुछ फंडामेंटल राइट हमारी गवर्नमेंट ने उन लोगों को नहीं दिए हैं जिन लोगों की सर्विस वेपन से रिलेटेड है। जहां जहां भी फंडामेंटल राइट्स में जिन जिन लोगों को गवर्नमेंट ने अपनी साइड से वेपन्स अलॉट करे हैं, वहां वहां उनको वो पूरी तरह से फंडामेंटल राइट नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं, ये आगे पढ़ते हैं। अभी आगे लिखा हुआ है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड नेशनल इंटीग्रिटी। बिल्कुल सही बात है। सपोज मैंने एक सिंपल सी बात करी कि मेरे आर्मी चीफ, सीडीएस की बात कर लेते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रावत जी बैठे हैं। वो आते हैं और वो अपने आप कह देते हैं मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। ठीक है, वो कर सकते हैं कभी भी, लेकिन प्रायरली उन्हें बताना होगा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। वो उनकी पर्सनल नहीं होगी। बट अगर उन्हीं की आने वाली तीनों अंडर फोर्सेस में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कोई भी सोल्जर अपनी कोई वीडियो बना के डाल देता है कि ये चीजें हमारे इंटरनल हो रही हैं, तो उस तरह से तो सिक्योरिटी थ्रेट्स हो जाएंगे। जैसे आपने अगर सपोज टू एक मूवी देखी हो बंकर, शॉर्ट मूवी है, उस बंकर मूवी में यही दिखाया है कि हमारी मीडिया फॉरवर्ड पोस्ट तक गई। फॉरवर्ड पोस्ट पर जाकर उन्होंने डिफरेंट बंकर्स की लोकेशन दिखाई कि इस तरह से इंडियन आर्मी ने अपने बंकर्स डेवलप करे हैं। तो वो तो पूरी हेल्प पाकिस्तान को हो गई ना, क्योंकि क्या केवल वो मीडिया इंडिया में दिखा रही थी सब कुछ? नहीं, वो बाहर भी दिखा रही थी। इसीलिए इन लोगों को रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी में कोई दिक्कत ना आए और नेशनल इंटीग्रिटी में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसका दूसरा एग्जांपल भी देता हूं। जब पैरामिलिट्रिकल फोर्सेस सारे काम कर रही थी तो हमारी जो मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया टोटल है, प्रेस जिसको हम बोल सकते हैं, वो आर्टिकल 19 के अंडर आती है, 19A के अंडर। उसके अकॉर्डिंग जब 26/11 अटैक इंडिया में हुआ था मुंबई पर, तो उन्होंने लाइव टेलीकास्ट दिखाए। अब उस लाइव टेलीकास्ट में क्या हुआ? उस लाइव टेलीकास्ट में हुआ कि जो जो हायर ऑफिसर्स की लोकेशन वो लोग दिखा रहे थे, वहीं से सैटेलाइट फोन से उन लोगों ने उन्हें गाइड किया और उन पर्टिकुलर हमारे हाई ऑफिसर्स को हिट कराया था। जिसके बाद ये इमीडिएट लाइव टेलीकास्ट बंद किए गए थे और रिपीट टेलीकास्ट उस समय पर चलाए गए थे। ये सिंपल फिनोमिना है। आगे के लिए बात कर लेता हूं। एक्सेप्ट राइट 20 एंड 21, इसके लिए अभी आगे बात करूंगा। इसको छोड़कर प्रेसिडेंट हमारे किसी भी राइट को सस्पेंड कर सकता है कभी भी, जो कि मैंने अभी आपको बताया आर्टिकल 359 के अंडर में आता है। सिंपल सी बात है, 20-21 कभी सस्पेंड नहीं होगा, बाकी सारे सस्पेंड हो सकते हैं। अगर मैं मानूं तो अभी तक आपको फंडामेंटल राइट्स के बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। एटलीस्ट फंडामेंटल राइट कब आए, डिफरेंस लीगल फंडामेंटल में क्या है, नेचर वाइज ये कैसे काम कर रहा है और कब ये सस्पेंड हो सकता है। तो आगे के लिए जब हम बढ़ते हैं तो हमारी टेबल कास्ट बताती है कि हमारा कौन कौन सा फंडामेंटल राइट कब कब आया, कैसे कैसे हम उसमें गए हैं। देखिएगा, शुरू करते हैं जरा इसमें भी। इसमें अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले टेबल में आप लोगों ने देख रहे होंगे कि टेबल के आर्टिकल नंबर 12 में डेफिनेशंस लिखी हैं। किस बात की डेफिनेशन है भाई? फंडामेंटल राइट कैसे काम करेगा, इस बात की डेफिनेशन होंगी। और क्या होंगी इसके अंदर? इनके अंदर क्या क्या लिखा है। जैसे ही प्लस पे मेरे कोर्सेज आएंगे तो इनकी भी पूरी डिटेल्स मैं वहां पर आप लोगों को पूरी तरह से कराऊंगा, क्योंकि अभी तो मुझे आपको ये पूरा ब्रीफिंग करानी है कि एक बार अगर सडनली एग्जाम आ जाता है तो आपका एग्जाम में कोई गड़बड़ ना हो। गॉट इट? बाकी डिटेल जब पढ़ेंगे तो प्लस कोर्सेज में आगे बात करूंगा। आर्टिकल 13 में बात करते हैं तो कानून अपने साथ कैसे काम करेगा फंडामेंटल राइट्स को लेकर, यह पूरी की पूरी कहानी आर्टिकल 13 में समझाई गई है। लेकिन आप लोगों ने मैक्सिमम एनसीईआरटीज में जो पढ़े होते हैं आर्टिकल्स, वो आर्टिकल्स पढ़े होते हैं दैट इज राइट टू इक्वलिटी, इस तरीके के। यस और नो? राइट टू इक्वलिटी में अगर हम ध्यान से देखें जो आप लोगों ने पढ़े होते हैं, वो बेसिकली 4 आर्टिकल हैं, रादर 5 हैं।
सबसे पहले आर्टिकल 14, इसमें आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। जो एग्जैक्ट वर्ड लिखा है वो तो यही लिखा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, लेकिन कुछ बुक में लिखा होता है एंड इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ, वो इसका एक सब्स्टिट्यूट है। तो लेटर ऑन जब डिटेल करूंगा वो तब समझाऊंगा कैसे हैं। लेकिन इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ का मतलब क्या है? इक्वलिटी ऑफ लॉ का मतलब है अगर कानून के सामने कभी कोई केस जाता है इंडिया के अंदर, तो उसमें वो ना हायर एंड हो बंदा या वो ना लोअर एंड हो, उसके अगेंस्ट जो केस चलेगा वो वही सिमिलर केस चलेगा जो कि एक गरीब के अगेंस्ट चल सकता था, वही रिच पर्सन के अगेंस्ट चलेगा, बशर्ते आईपीसी में वो केस फिट होता हो। अब यहां कोई लोग मेरे से पूछते हैं, जैसे क्लासेस में भी आता है, सर क्या प्रेसिडेंट के अगेंस्ट केस हो सकता है, क्या गवर्नर के अगेंस्ट हो सकता है? तो आर्टिकल 14 में गवर्नर और प्रेसिडेंट एक्सेप्शन है बेटा, उनके अगेंस्ट जब तक वो उस पोस्ट पर हैं तब उनके अगेंस्ट में कोई भी केस नहीं हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दिए गए डिसीजन को भी बदलने की पावर प्रेसिडेंट रखते हैं। गॉट इट माय पॉइंट? तो वो नहीं आएंगे। आर्टिकल 15 में आ जाता हूं। आर्टिकल 15 क्या है? याद करो, ये हमने पहले भी पढ़ा था। कब? जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात हो रही थी, और वहां पर मैंने कहा था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित नेहरू लेकर आए थे, जिसे लेटर ऑन प्रियम्बल कहा गया था। उसमें कुछ बातें फंडामेंटल राइट की बताई गई थी, वो यही थी। क्या? आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। किन किन ग्राउंड्स पर नहीं हो सकता? रिलीजियस पर नहीं हो सकता, रेस पर नहीं हो सकता, कास्ट पर नहीं हो सकता, जेंडर सेक्स पर नहीं हो सकता, और आपके बर्थ प्लेस पर नहीं हो सकता। लेकिन क्या ये सर प्रैक्टिकली अवेलेबिलिटी में है? तो मैं आपको ये बात शॉर्ट बता सकता हूं कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तो इस बात को समझते हैं। बाकी कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे होने के बाद बट उन्हें पॉलिटिक्स करनी है, इसलिए वो इस बात को नहीं समझते। एग्जाम्पल के लिए लॉकडाउन के समय पर अगर बात करें तो बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स किसी पर्टिकुलर को सपोर्ट करने आ जाते हैं, कुछ हिंदू लीडर पर्टिकुलर किसी को सपोर्ट करने आ जाते हैं। और अगर इस लॉकडाउन से पहली सिचुएशन में देखें तो परफेक्ट एग्जाम्पल महाराष्ट्र के अंदर एक मुद्दा रहता है यूपी बिहार का, यूपी वाले बिहारी, ऐसे यूपी में रहता है बिहार, बंगाल में रहते हैं किसी और, जो लोकलाइड इश्यूज हैं। पॉलिटिशियंस पढ़े लिखे हैं, उन्हें पता है ये प्रॉब्लम है, बट क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो इस बात को मानता है, इसके बहाने वो उनके साथ जुड़ता है, तो वो ऐसी चीजें करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए लूं, राज ठाकरे काफी बार ये चीज कर चुके हैं, तो वो बार बार अरेस्ट हुए हैं और बार बार उनकी बेल भी हुई है। तो सिंपल सा है, अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, फिर बोल रहा हूं, रिलीजियस पर आए, रेस पर आए, कास्ट पर आए, सेक्स पर आए या बर्थ प्लेस पर आए, तो हम आर्टिकल 15 के अंडर में सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें सुप्रीम कोर्ट जाने से रोक दे। गॉट इट माय पॉइंट? आर्टिकल 16 क्या कहता है? 16th आर्टिकल कहता है इक्वलिटी मिलेगी। किस चीज में? अपॉर्चुनिटीज में, मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। अब क्वेश्चन आता है, सर ये तो हर किताब में सेम लिखा हुआ है, फिर आप क्या अलग बता रहे हैं? देखो जी, अलग क्या है, इस बात का मतलब समझने की कोशिश करिए कि सर इक्वलिटी कहां है? रिजर्वेशन आया हुआ है सर, कहां मिलता है आरक्षण, सारी सीट खा जाता है? नहीं, आप चेक करिए लिखा क्या है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जब आपसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए बात होती है और सपोज आपकी 100 वैकेंसी आती हैं, 100 पोस्ट आपके पास आती हैं, तो उन 100 पोस्ट को अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी ऑब्लिक एसटी और इसके अलावा विजुअली हैंडीकैप्स एंड अदर, इन कैटेगरीज में पहले ही डिवाइड कर दिया जाता है एज पर रेशो। रेशो क्या? रिजर्वेशन हमारे इंडिया में डेफिनेटली दिया गया है कि 50% एंड अबाउ कभी भी किसी कास्ट वाइज नहीं दिया जा सकता है। प्लस अगर आप देखें तो इकोनॉमिकल बेसिस पर कुछ और रिजर्वेशन आता है। जैसे तमिलनाडु बात करें, 65% प्लस रिजर्वेशन देता है, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा ट्राइब्स ज्यादा हैं, शेड्यूल कास्ट ज्यादा है। तो इसमें
अगर हम ध्यान से देखें, सपोज हमारे पास 40 वैकेंसी यहां पर आ गई, 20 वैकेंसी यहां आ गई, 30 वैकेंसी यहां आ गई और 10 वैकेंसी यहां चली गई। तो आप सब लोगों से जब आपका फॉर्म भरवाया जाता है तभी ये बात क्लियर करी जाती है कि आपकी कैटेगरी क्या है। आपको बताना होगा आई एम फ्रॉम द अनरिजर्व्ड कैटेगरी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब और विजुअली हैंडीकैप या किसी और कैटेगरी से। जैसे ही आप कैटेगरी बताते हैं तो आप अपनी कैटेगरी में ही तो फाइट करेंगे ना, आप दूसरी कैटेगरी में फाइट थोड़ी ना कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी कैटेगरी में तो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है ना, समझ रहे हैं मेरी बात। तो रिजर्वेशन का इस आर्टिकल पर ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता जिसको लेकर कोई प्रॉब्लम कभी खड़ा करे। यह आर्टिकल सीधा सीधा कहता है इक्वलिटी इन द अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सीधी सीधी बात बोली है। जो वैकेंसी आएंगी ऐसा नहीं कर सकते कि उन्होंने 100 पोस्ट दी, आपसे का फॉर्म वॉर्म भर दीजिए, सारा कुछ हो गया और जब फाइनल मेरिट आई तब उन्होंने ये इस तरीके से मेरिट दे दी कि हमने अनरिजर्व इतने लिए, ओबीसी इतने, एससी नहीं। जिस समय फॉर्म आएगा उसी समय उन्हें बताना पड़ेगा कितनी कितनी है। लेकिन इसमें सबसे अच्छा पार्ट यह है कि हमारी डिफेंस सर्विसेज इससे बची हुई हैं। तो जो मैं एग्जाम्स पढ़ाता हूं, एनडीए पढ़ाता हूं, सीडीएस पढ़ाता हूं, एयरफोर्स के एग्जाम्स पढ़ाता हूं, तो वहां ऐसा कोई मसला नहीं है, वहां रिजर्वेशन का कोई मसला नहीं है। दैट मीन्स आप सबका कट ऑफ बराबर जाएगा, सबको बराबर मेहनत करनी है। तो प्लीज इसे हल्के में ना लें और इस पे कोई भी फालतू का दिमाग ना लगाएं। आगे के लिए बढ़ता हूं। जैसे ही आर्टिकल 17 के लिए हम लोग बात करते हैं तो अभी बात हुई थी अनटचेबिलिटी। हमने बात करी थी कि प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर दोनों में अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से ध्यान दिया जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि अनटचेबिलिटी को हटा दिया जाए, देखा ना जाए। तो अनटचेबिलिटी का मतलब छुआछूत से है। हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि नहीं यार आप मेरे पड़ोस में नहीं बैठ सकते हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, मैं इस मुड्ढे पे बैठा, ये मेरी कुर्सी थी, आप कैसे बैठ गए। जैसे गांव में कई बार होता है कि भाई हुक्का आपने क्यों कर दिया, आपने हमारे हुक्के में नहीं पी सकते थे, आप खाट पे हमारे इधर नहीं बैठ सकते थे। दैट इज, ये आज भी है गांवों में काफी जगह पर, बिल्कुल सही है, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये नहीं होना चाहिए। तो जो नई जनरेशन है ध्यान से देखिए वो ऐसा कर ही नहीं रही है। तो अगर यहां पर आप ध्यान दें तो अमिताभ बच्चन के फादर थे हरिवंश राय बच्चन, उन्होंने एक अपनी पोएट्री लिखी थी जिसका नाम है मधुशाला। उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात कराई थी कि बैर कराते मंदिर मस्जिद मेल मधुशाला, जब तक जाते मंदिर मस्जिद एक ना होते, एक ना इनकी हाला एक ना इनका प्याला, बैर कराते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। हम लाख लड़ते रहें, लाख प्रॉब्लम होती रहे, लॉकडाउन के समय में लेकर की तो प्रॉब्लम है। अब सोचो कि चाहे वो अपर कास्ट का हो या वो लोअर कास्ट का हो या वो किसी भी तरह से टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी की बात कर रहा हो, लेकिन अगर एक बोतल सामने आ जाती है तो दोनों लोग फ्रेंड्स होते हैं यार, शेयर, और हम भाईचारे पर तुरंत वापस आ जाते हैं। समझ गए मेरी बात। मैं आपको बेसिकली समझाने के लिए बताना चाह रहा हूं कि हम पुराने लोगों की आइडियोलॉजी से अब बदल रहा है। अब सारे लोग नॉर्मल अगर वे में देखा जाए तो हो सकता है करते हों ऐसा काफी लोग, बट कॉन्स्टिट्यूशनली ये करेक्ट नहीं है, दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे के लिए बात करते हैं। तो इसमें आता है आर्टिकल 18 जिसमें हमारे यहां सारे टाइटल्स बैन कर दिए गए थे। इसके लिए मुझे एक बार स्क्रीन को खाली करना पड़ेगा ताकि मैं इसको पूरा समझा पाऊं आपको। हां जी, आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अब टाइटल्स में क्या पंगा है, काफी सारा बच्चा कहता है सर अगर भारत रत्न की बात होगी, पद्म, जितने भी पद्म अवार्ड्स हैं, चाहे वो विभूषण हो या भूषण हो या आपका पद्मश्री हो, इस तरह के जितने भी अवार्ड्स हैं सर, क्या ये सब टाइटल हैं? नहीं भैया, ये अवार्ड्स हैं, अवार्ड्स हैं, ये अवार्ड्स हैं, टाइटल नहीं है। टाइटल क्या था? जैसे सर का टाइटल मिलता था, लॉर्ड का टाइटल मिलता था, इसके अलावा नाइटहुड का टाइटल मिलता था,
ये सब टाइटल हुआ करते थे ब्रिटिश टाइम में। आज इंडिया में कोई भी बंदा ये टाइटल नहीं ले सकता। अब क्वेश्चन आता है, क्या सर ये टाइटल आज भी मिलते हैं? हाँ, बहुत सारे नेशंस टाइटल देते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन के लिए बात करें, उन्हें काफी सारे कंट्रीज से अवॉर्डेड हैं। ए सेम वे नरेंद्र मोदी को काफी लोगों ने दिया है। तो क्या इसका मतलब ये आके अपने नाम के आगे यहां लगाएंगे? नहीं, ये वहां जाते हैं, उस अवार्ड को अपने से रिसीव करते हैं, उस टाइटल को लेते हैं, लेकिन वापस वहीं सरेंडर करके इंडिया लौट आते हैं। गॉट इट माई पॉइंट? इंडिया में टाइटल नाम के आगे लगाना अलाउड नहीं है सर, लेकिन ये तो नाम के आगे लग जाते हैं। भारत रत्न, विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण इस तरह के लग सकते हैं क्योंकि ये अवार्ड्स हैं। इसी में दूसरी बात एक और आएगी, अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा और ऊपर करता हूं इसको, इसमें ही एक और बात और आएगी जो आपको यहां समझने की है कि जितनी भी आपने क्लासेस पढ़ी हैं, इट्स लाइक 10th, 11th, 12th, BSc, MSc, इसके अलावा BA, MA, BCom, BCA, whatsoever, डॉक्टरेट्स, MBBS, MD, आप आर्मी में आ जाइए, रैंक्स, डिफेंस सर्विसेज में आप लेफ्टिनेंट लगा दें, कैप्टन लिख दें, मेजर लिख लें, आप मेजर जनरल, कुछ भी उनमें भी अवार्ड्स, सेना मेडल लिख दें, अति विशिष्ट सेवा मेडल लिख दें, व्हाटसोएवर, दीज आर द अवार्ड्स, रैंक्स एंड योर क्लास। दैट मीन्स ये डिग्रीज हैं जो इस तरह की आपको दी गई हैं। दैट मीन्स आप कभी भी इनका यूज अपने नाम के आगे एज एन सफिक्स या प्रीफिक्स कर सकते हैं। सपोज मैं अपना नाम लिखता हूं मयंक पाराशर, तो मैं नीचे लिख सकता हूं अपने आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या? MA इन ज्योग्राफी मैं लिख सकता हूं क्योंकि वो डिग्री मेरे पास है। गॉट इट माई पॉइंट? लेकिन अगर मैं अपना नाम खुद ही लिखता हूं मयंक पाराशर सर, तो सर इज अ टाइटल, उस टाइटल को तो हम यूज ही नहीं कर सकते। लेकिन सर हम तो देखते हैं बहुत सारे लोग कर रहे हैं सर का टाइटल यूज। वो सर का टाइटल एज एन टाइटल यूज नहीं कर रहे हैं, वो सर एज एन लिखना पसंद करते हैं एज एन सर नेम, क्योंकि टाइटल का तो इंडिया में कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। अगली बात जो यहां इंपॉर्टेंट है वो ये कि सर अगर किसी ने सपोज ये जो टाइटल थे ये यूज कर लिए, फिर क्या होगा भाई? सजा जिसे आप कहते हैं वो लिखी ही नहीं गई है कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी। दैट मीन्स उस समय के बैठे हुए जजेस का अगर मूड खराब है तो आपको सजाए मौत भी दे सकते हैं, कैपिटल पनिशमेंट भी आ सकता है, हैंग टिल डेथ भी दे सकते हैं। और सपोज वो घर से बढ़िया आलू के परांठे लॉकडाउन में खा के आए हैं तो आराम से आके आपको जुर्माना करके छोड़ भी सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली ये कहीं नहीं लिखा गया कि अगर किसी बंदे ने ये टाइटल यूज करे तो उसको सजा क्या मिलेगी, ऐसा कहीं कुछ नहीं मिलता है। गॉट इट माय पॉइंट? तो वापस आ जाता हूं जरा अपनी चीजों पर। हम यहां पर बात कर रहे थे राइट टू इक्वलिटी के लिए। राइट टू इक्वलिटी में हमारे पास जो राइट्स थे, सबसे पहले लॉ के सामने हम कैसे डील करेंगे, दूसरा आया था डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे, तीसरी बात हमारे सामने जो आई थी वो थी बेसिकली इक्वल अपॉर्चुनिटीज की, 17th आर्टिकल में अनटचेबिलिटी और लास्ट वाले में हमें दिया गया था टाइटल्स। तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी बन गई होगी। बेटा जी आज का क्योंकि फंडामेंटल राइट थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होता है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं एक में ही इसे समराइज करके आपको जाऊं ताकि जब भी आप पढ़ें तो फंडामेंटल राइट एटलीस्ट आपके एक ही बारी में क्लियर हो। गॉट इट माय पॉइंट? आप बस बैठे रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर पहले कभी पढ़ा हुआ है तो उसे रिवाइज कर लीजिए इसके साथ। कहीं कोई मिसमैच हो रही है आपकी इंफॉर्मेशन या यहां दी गई इंफॉर्मेशन तो कमेंट बॉक्स में या बाद में पर्सनली आप मुझसे उसे पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। आगे के लिए बढ़ जाता हूं तो आगे के जो हमारे आर्टिकल्स आते हैं वो आर्टिकल आना शुरू होता है राइट टू फ्रीडम।
जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। राइट टू फ्रीडम जब हम लोग सेक्शन में आते हैं तो आर्टिकल 19 इसका पहला आर्टिकल है, जो हमें बेसिकली प्रोटेक्शन देता है सर्टेन रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन यहां ईटीसी लिख के छोड़ दिया गया है। केवल फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है बेटा जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, फ्रीडम ऑफ हाउस। मतलब आपके पास 6 पावर इसमें हैं, जिन 6 की 6 पावर में आपको पूरी तरह से फ्रीडम्स दी गई हैं। आगे इसको और डिस्कस करूंगा डिटेल में। आर्टिकल 20 क्या कहता है जी? ये कहता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट टू कन्वेक्टेड फॉर अ ऑफेंडर ऑफेंसेस। अगर कोई भी बंदा किसी भी काम को कर चुका है, दैट मीन्स जुर्म कर चुका है, तो जब तक उस पर वो जुर्म साबित नहीं हो रहा तब तक आप उसे कैसे कुछ भी बोल सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? आपने देखा होगा हिंदी मूवीज में मुलजिम और मुजरिम, गिल्टी एंड ऑफेंडर। तो यहां पर भी वही है, जब तक वो मुलजिम हैं तब तक वो चल रहा है, कार्रवाई चल रही है। लेकिन जैसी सजा मिलेगी तो वो गिल्टी हो जाएगा और तब उसको हम मुजरिम कहेंगे, मुलजिम हट जाता है। तो वो यहां पर आर्टिकल 20 कहता है। 21 आर्टिकल कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब लाइफ की पर्सनल लिबर्टीज की डेफिनेशन क्या है? जैसे अगर आपने कभी कोई अच्छी किताबें पढ़ी हो, एन लक्ष्मीकांत सर ने यहां पर ए से लेके जेड तक इसके ऑर्डर्स दिए हैं, तो 26 ऐसे राइट्स बने हुए हैं। तो इन्हें बेसिकली इसकी एक्सप्लेनेशन पार्ट में अभी आगे मैं समझाऊंगा कि क्या क्या लिबर्टी में आ सकता है, जो बेसिक एनडीए के एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगला आता है आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में आपको अरेस्ट भी नहीं करेंगे और कुछ केसेस में आपको डिटेंड कर लेंगे। डिटेंड करने का मतलब है आपको ले जाएंगे कि चलिए भाई आप जरा थाने तक चलिए, बात बता दीजिए, और वहां आपसे पूछताछ करके आपको छोड़ दिया जाएगा। डिपेंड ये करता है कि वो केस कैसा है, इसीलिए कहा गया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट किस चीज के? उस केस में आप अरेस्ट होंगे भी या नहीं होंगे, या केवल डिटेन करने से ही काम चल जाएगा। तो अगर हम फ्रीडम के आर्टिकल्स में बात करते हैं तो 4 आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 19 सब, जिसमें हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, ट्रेड, ऑक्यूपेशन, रेजिडेंस सबकी बात करी गई है। आर्टिकल 20 में बात करते हैं तो ऑफेंसेस वगैरह के लिए बात की गई है। आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन हमें अपनी पर्सनल लिबर्टीज की दी गई है, और आर्टिकल 22 में हमें पूरी बात कहां हम अरेस्ट होंगे और कहां केवल डिटेंड किया जाएगा या उससे अगेंस्ट में प्रोटेक्शन हमें मिलेगी, उसकी बात की गई है। चलें आगे। जब हम लोग इसमें और आगे के लिए बढ़ते हैं तो हमारा काम अब शुरू होता है अगला, जिसमें हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे एक्सप्लॉयटेशन। अब कहीं पर भी मैं बार बार बोल रहा हूं, एक्सप्लॉयटेशन की डेफिनेशन नहीं आप कह सकते, मेंटल, फाइनेंशियल, फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल, किसी भी वे में पता नहीं अब कैसा हो सकता है वो एक्सप्लॉयटेशन। तो उनके अगेंस्ट में राइट में हमें आर्टिकल 23 एंड 24 मिलता है। इसमें क्या है? सबसे पहले ट्रैफिकिंग बंद की गई है, किसकी? आदमियों को खरीदने या बेचने की, और फोर्स लेबर की। बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते हैं, जबरदस्ती हम काम नहीं करवा सकते किसी से। दूसरी बात, ह्यूमन बीइंग को खरीदा नहीं जा सकता है। आपने मंगल पांडे मूवी देखी हो तो वहां मंगल पांडे के सामने एक अंग्रेज जो है किसी को खरीद कर ले जाता है, वो रोल इन्होंने रानी मुखर्जी ने निभाया था, तो मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा उस मूवी में क्या था। तो वहां पर बेसिक खरीद फरोख्त, गुलाम वाला जो एक कल्चर आया था, वो अब नहीं हो सकता। आर्टिकल 24 क्या कहता है? यह हमें प्रोहिबिशन करता है, प्रोहिबिटेड करता है पूरी तरह से। क्या? एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन द फैक्ट्रीज एंड ईटीसी। हम बच्चों को अपने यहां काम पर नहीं रख सकते हैं, हजार्डस इंडस्ट्रीज में नहीं रख सकते हैं। लेकिन क्या बच्चे काम नहीं कर सकते हैं? चाइल्ड लेबर को हम काम नहीं करा सकते हैं? नहीं करा सकते हैं बिल्कुल। बट फिर भी सर चाइल्ड लेबर तो काम करते मिलती है। चाइल्ड लेबर
अपना पार्ट टाइम अगर कोई काम कर रही है विलिंगली अपने घर को चलाने के लिए, फूड के लिए या किसी भी और वे में, तो वो मनाही नहीं है। फोर्सफुली किसी बच्चे को किसी काम में नहीं लगा सकते, क्योंकि जब आगे ये पूछा जाएगा उसी बच्चे से या शॉपकीपर से कि आपने इसे क्यों काम पर लगा रखा था, तो वहां आंसर आएगा। तो बच्चा बोलेगा मुझे फोर्सफुली काम करा रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी। बच्चा ये कहता है, वो दुकान वाले या कोई भी ये कहता है कि ये तो खुद आए थे यहां काम करने की, इन्हें खाना चाहिए था, उसके अगेंस्ट इन्होंने थोड़ी देर ये काम किया है, तो वहां पर वो ऑफेंस नहीं लग पाता है। गॉट इट माय पॉइंट? तो यहां पर हमारे पास दो हैं, खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं, बच्चों से काम नहीं करा सकते हैं, फोर्स लेबर नहीं रख सकते हैं। आगे के लिए बढ़ जाते हैं इसी में, तो हमारे सामने अब रिलीजियस बेस्ड आ जाते हैं कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल्स, जिनको हम लोग यहां देख लेते हैं। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। ये आर्टिकल जो हैं ये हमें बहुत सारे फायदे देते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनली अगर ध्यान से देखें तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे नुकसान भी देते हैं, गवर्नमेंट को भी देते हैं। कैसे, अभी समझाता हूं। देखो, जैसे आर्टिकल 25 क्या कह रहा है? कहता है कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजियस। आप पूरी तरह से फ्री हैं, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी धर्म के अनुष्ठान में जा सकते हैं, किसी धर्म की ऑर्गेनाइजेशंस में कर सकते हैं, मतलब यू आर एब्सोल्युटली फ्री इन द नेम ऑफ रिलीजियस। तो ध्यान से देखो ना, कोरोना टाइम में रिलीजियस के चक्कर में ही तो कोरोना में कुछ गड़बड़ हो गई। गॉट इट माय पॉइंट? बट क्या केवल उन्होंने की? नहीं, बाकी लोग भी जो वहां पर उस समय एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर थे, उन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली रिलीजियस मैटर्स को हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत ज्यादा उन पर स्ट्रिक्ट अप्रोचेस नहीं रखी जाती हैं, जो कि गलत है। आगे के लिए बात कर रहा हूं, आर्टिकल 26 फ्रीडम इन द मैनेजमेंट ऑफ द रिलीजियस अफेयर। आज मेरा मन है, लॉकडाउन चल रहा है, कि मैं सड़क पे तो नहीं जा सकता, बट विद आवर फैमिली आई वांट टू डू सुंदरकांड। रामायण चल रही है आजकल, तो मैंने कहा आई वांट टू डू सुंदरकांड। तो कोई मुझे आकर ये मना नहीं कर सकता कि आप अपने कमरे में या अपने मंदिर में या अपने घर में बैठकर आप सुंदरकांड क्यों कर रहे हैं। मैं पब्लिक प्लेस पर नहीं कर रहा हूं, बट मैं अपना जो रिलीजियस अफेयर है उसे मैनेज कर सकता हूं। और जब लॉकडाउन हट जाए तो नॉर्मल पोजीशन, टेंट लगाया, कोई भी सड़क ब्लॉक करी और कभी भी कोई ऑर्गेनाइज कर लिया। कहां मना होती है उसके लिए? कौन कहते हैं उसके लिए परमिशंस पहले लेते हैं? कुछ सिटीज में लेनी होती है, लेकिन 90% केसेस में तो ऐसा नहीं होता। अगर जिस बेल्ट से मैं आता हूं उसमें ध्यान से देखें तो कावड़ वाले टाइम पर तो ये बहुत ज्यादा होता है। पूरा पूरा वेस्टर्न यूपी का हमारा बेल्ट बंद हो जाता है रिलीजियस अफेयर्स में। वो ये आर्टिकल है, दैट इज द फंडामेंटल राइट। एक मिनट रुकिएगा, मैं जस्ट इसको ठीक कर देता हूं, फिर आपको रिप्लाई करता हूं आगे। चलिए आगे के लिए बढ़ें, तो आर्टिकल 27 आता है। क्या कहता है? फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अब ये भी एक मसला है, आप किसी भी रिलीजियस में हैं, आप वहां के प्रमोशनल एक्टिविटीज में, चैरिटी में कुछ भी फंड्स दे रहे हैं, तो आप टैक्स फ्री हो जाते हैं। भाई गवर्नमेंट को एटलीस्ट ये तो पता हो कि आइदर वो किसी भी रिलीजियस का रिलीजियस प्लेस हो, आइदर वो हिंदुइज्म का हो, जिनिज्म का हो, मुस्लिम्स का हो, बुद्धिज्म का हो, क्रिश्चियंस का हो, सिखिज्म का हो, एटलीस्ट ये तो पता हो कि अमाउंट क्या आ रहा है, ट्रांजैक्शंस क्या हो रही हैं। अब यहां पर कैश में आप लोगों ने वहां दान कर दिया, तो कैश का रिकॉर्ड ना तो मंदिर रख पाएगा, ना आप लोग बता पाएंगे, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चले? तीसरी बात, अब आपने कहा नहीं सर, हम लोग कैश में नहीं दे रहे, हम डायरेक्टली पेमेंट दे देते हैं बाय चेक्स या बाय। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बेसिकली यहां पर मैं लिख देता हूं, आया है कि अगर आप अमाउंट ऑफ 20,000 कैश में जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स भरते हैं और टैक्स में उस समय पर मांगते हैं रिबेट कि भाई हमने तो रिलीजियस ग्राउंड पर दिया था, तो 20,000 तक का तो आप दे सकते हैं कैश में। लेकिन इफ यू वांट टू टेक 2 लाख और 20 लाख और 2 करोड़, तो यू हैव टू पे वाया चेक, आरटीजीएस
या NEFT, दैट मीन्स आपको ऑनलाइन चैनल से वो पेमेंट उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को करना होगा। लोकल वे में आप नहीं कर सकते, कैश में आप नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छा सा पार्ट है, पहले बहुत लोगों ने अपने टैक्सेस बचाए हैं इससे। आर्टिकल 28 में बात कर लेते हैं। तो 28 आर्टिकल कहता है अटेंडेंस इन द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और द रिलीजियस वर्शिप इन अ सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आप किसी भी धर्म के हो और किसी दूसरे धर्म के बारे में आपको जानना हो, समझना हो, या किसी की एजुकेशनल वर्कशॉप्स में जाना हो तो आप जा सकते हैं, बशर्ते उनके किसी भी रिलीजियस अफेयर को आप डिस्ट्रिक्ट ना कर रहे हो। यू आर अ लर्नर आउट देयर, वहां जाकर आप मस्ती मजाक वाली कंडीशंस में ना हो। तो हम लोग इसके बाद जब आगे के लिए बढ़ जाते हैं तो हमारे सामने हमारे लास्ट आर्टिकल्स आने शुरू हो जाते हैं। अब देखिएगा, जिसमें हम बात करते हैं हमारे कल्चरल एजुकेशनल राइट्स हैं। कल्चरल एजुकेशन में सबसे पहले आर्टिकल 29 की बात करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटी, मिनॉरिटी का मतलब है जिनकी जनसंख्या आज इंडिया में कम है, उन्हें मिनॉरिटीज में रखा गया है, उनका पूरा पूरा प्रोटेक्शन आर्टिकल 29 में लिखा है। तो इसका एक एग्जांपल भी देता हूं, आप चेक करिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी इंडिया के अंदर मिनॉरिटीज में है, क्लियर। आप चेक करिए जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत रैपिडली, अगर आप देखें CBSE ICSE में, तो 99% ज्यादातर क्रिश्चियनिटी के थ्रू आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं उसका रीजन आर्टिकल 30 बताता है कि मिनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनको जल्दी परमिशन मिल जाती है, जल्दी क्लियरेंस मिल जाते हैं एज रिस्पेक्ट टू अदर वन, बिकॉज वो मिनॉरिटी क्लास से हैं। क्लियर हुई बात। आर्टिकल 31 के लिए बात करें तो 31 जो ये राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था भाई, ये रिपील्ड कर दिया गया है। ये बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 44 से ये हटा था और 1978 में इसको हटा दिया गया था। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट नाउ। याद करिए जब मैं शेड्यूल्स पढ़ा रहा था तो 9 शेड्यूल में हमने इसके लिए बात की थी। आगे के लिए बढ़ जाते हैं। आगे जब हम लोग जा रहे हैं तो इसमें आगे हमारे सामने अब रेमेडीज आ जाती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है? आर्टिकल 32 के अंदर लिखी गई वो बात जिसके थ्रू आप सीधा सीधा इंफोर्समेंट, अगर आपके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट में कुछ हुआ है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना या सीधा आप किसी भी तरह से अप्रोच कर पाए सुप्रीम कोर्ट को, तो वो आर्टिकल 32 में उसके रास्ते लिखे गए हैं, रिट्स लिखी गई हैं। हाई कोर्ट जाने के लिए सिट एंड रिट दोनों यूज होती हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिट ज्यूरी सेक्शन से जा सकते हैं इन द केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। 5 हैं, इसमें हबीस कॉर्पस है, मैंड्यूमस है, क्यू वारंटो है, सेटुररी एंड प्रोहिबिशन है। अभी आगे मैं बात करता हूं वो क्या क्या बात करते हैं। इसके बाद आर्टिकल 33, 34 एंड 35, इसमें आप ध्यान से देख लो। पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फाइंड टू द पार्ट ऑफ देयर अपीयरेंस टू द फोर्सेस। टाइम टू टाइम बताते रहते हैं ये राइट्स आपको मिलेंगे। दैट मीन्स ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जिनको भी गवर्नमेंट अपने वेपन्स दे रही है उनको रिस्ट्रिक्ट रखती है, उनको गाइड करती है। रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं राइट के, किनके लिए? दिस पार्ट वाइल द मटेरियल लॉ इन द फोर्स इन एनी एरिया, डिफरेंट एरिया के लिए अलग अलग तरीके से, एंड लेजिस्लेशन टू गिव द इफेक्ट इन द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। और लेजिस्लेचर जो भी गाइड करेगी आगे, आइदर फंडामेंटल राइट्स को और बढ़ाएगी, उनकी पावर को बढ़ाएगी या उनको कम करेगी, वो सारा कुछ 35 आर्टिकल में मेंशन है। तो हमने 12 से लेके 35 तक के सारे आर्टिकल जाने उनमें क्या क्या हुआ। आगे के लिए थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं तो हम लोगों को ये क्लियर होना शुरू होता है कि अब हमने जो पीछे बात करी थी कि आगे बात करते हैं इसकी चलकर, वो धीरे धीरे हमारे सामने चीजें आएंगी। देखो कैसे। आर्टिकल 19 हमें क्या क्या गारंटी में कर रहा है? 6 चीजें हमें गारंटी में देता है। स्पीच एक्सप्रेशन मैं अभी बता चुका हूं, असेंबली कर सकते हो, एसोसिएशन कर सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो, अपना घर और सेटलमेंट कहीं भी कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, ऑक्यूपिकेशन कर सकते हो। ये 6 तरह की स्पेशल पावर फंडामेंटल राइट 19 के अंडर में हमें मिलती हैं।
इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये जो मैंने अभी आपको 10 मिनट पहले बताया था कि हमारा प्रेस भी इसी में आता है, 19A में आता है, जिसमें मैंने 9/11 बेसिकली मुंबई अटैक्स का मैंने आपको 26/11 का जिक्र किया था, तो वहां यही है लिखा हुआ भी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस सेपरेटली. It implemented Article 19A. This restrictions that the limitation of freedom in case of individual apply to the press also. पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि फंडामेंटल राइट ऐसे काम करेंगे, वो लिख के रखा है, बट क्या हमारी प्रेस भी वैसे काम करेगी? नहीं. प्रेस के पास जो फंडामेंटल राइट हैं वो आर्टिकल 19 के हैं, जैसे जैसे एक इंडिविजुअल को मिलता है. सारे फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ प्रेस पर नहीं है. आगे के लिए बढ़ जाता हूं. जैसे इसमें आगे बढ़ते हैं तो एक और अच्छी बात आती है, हमारे यहां पर एक राइट टू इंफॉर्मेशन आता है, आरटीआई बोलते हैं हम लोग इसे. आर्टिकल 19A के अंडर में इसको डाला गया था. अगर इसका थोड़ा डिटेल बैक में चले जाएं तो सबसे पहले इसकी शुरुआत पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इसे पास किया है. शुरुआत 15 जून 2005 को हुई, साइंड हो गया 22 जून को, एंड फाइनली बिल पास होके ये एक एक्ट में कन्वर्ट हो गया 12 अक्टूबर 2005 को. ऑब्जेक्टिव क्या रखे गए थे? आरटीआई को क्यों मेंटेन किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट विद द होप ऑफ, किस चीज की होप थी? सबसे पहला, एरा ऑफ बेटर, मोर ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस. हमारी गवर्नमेंट जो है अच्छे से काम करे, ट्रांसपेरेंटली काम करे, जो उसने काम करे हैं पब्लिक उसके बारे में अकाउंटेबिलिटी, मतलब गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी तय हो, वो बता पाए, एंड रेस्पॉन्सिवनेस बढ़े. इसके अलावा इंडियन डेमोक्रेसी विद ग्रेटर एक्सेस टू द सिटीजन, इंफॉर्मेशन, रेस्पॉन्सिवनेस टू द गवर्नमेंट, टू द सोसाइटी. गवर्नमेंट को हर हालत में यह कहने के लिए बाउंड किया गया कि आपसे अगर कोई इंफॉर्मेशन पूछ रहा है तो आपको वो देनी होगी. वो बात अलग है कि ये सही में उतना यूज हुआ नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने एक दूसरे के अगेंस्ट में इसको बहुत बड़े लेवल पे यूज किया, जिसमें बहुत बढ़िया नाम दिल्ली के सीएम साहब का आता है. चले आगे. इसके बाद आता है लाइक, इसको कैसे बनाया गया, ये किस ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही है? स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट बनाया गया सबसे पहली बात, और ये आज भी सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की तरह काम करती है इंडिया के अंदर. इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मेंबर कितने? तो सीवीसी में भी एक चीफ मेंबर होता है, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सीआईसी हो जाएगा. लेकिन इंपॉर्टेंट है, 10 बंदों से ज्यादा ये अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं बना सकते. दैट मींस मैक्सिमम अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो 10+1. इंपॉर्टेंट यहीं पर ये खत्म नहीं हो जाता, ये खत्म होगा अब यहां आकर जब बात आएगी कि इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा. तो अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन क्वेश्चन ये कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जब तक रिकमेंड नहीं करेंगे तब तक वो अपॉइंट कैसे कर देंगे? तो रिकमेंडेशन जो जाती है उसमें प्राइम मिनिस्टर उस कमेटी में होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन उस कमेटी में होते हैं, इसके अलावा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, एंड जिस बंदे को नॉमिनेट पीएम कर दे वो हो सकते हैं. तो आप समझ लीजिए कि एक कमेटी बनती है, वो अपॉइंट करते हैं, एंड देन फाइनली प्रेसिडेंट उन्हें वहां असाइन कर देते हैं, रिकमेंड कर देते हैं. क्वेश्चन अगला आता है, कितने साल का टर्मोलॉजी होता है? तो सीआईसी, चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का 5 साल का टेन्योर होता है, या 65 साल, विच एवर इज अर्लियर. चाहे तो वो 65 साल अपनी जिंदगी के पहले पूरे कर ले, या पहले 5 साल पूरे कर ले. ठीक है. आगे के लिए बात होती है अदर. क्या बात है? तो भाई ये इंफॉर्मेशन कमीशन के पास पावर है कि अगर कोई बंदा इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है, जो कि स्टिपुलेटेड टाइम 30 डेज का दिया गया है, तो उसमें 250 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक का जुर्माना पर डे का लगा सकते हैं. ये इंफॉर्मेशन कमीशन की अपनी स्पेशल पावर होती है. आगे के लिए बढ़ते हैं. जैसे हम लोग आगे के लिए बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है दैट इज आर्टिकल 21 के अंडर में कौन कौन से राइट थे. जैसे
सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14, 14 साल तक के बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन मिले, ये उसका फंडामेंटल राइट है, यह आर्टिकल 21 के अंडर ही डाला गया है। सेम वे हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वहां के ओनर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जिस समय आप वहां काम कर रहे हैं एटलीस्ट उस समय पर आपकी हेल्थ ठीक हो। गॉट इट माय पॉइंट। अगला राइट टू प्राइवेसी, जब आप लोग अलग रहना चाहते हैं, अलोन रहना चाहते हैं, तो वो भी आर्टिकल 21 में आता है, जिसमें बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। आपका कभी घर में हॉट टॉक्स हो जाए अपने पेरेंट्स से या भाई बंधु से, तो आप अलग चले जाते हैं, एक तरफ बैठ जाते हैं, प्यार से आवाज आती है, मम्मी 2-3 बार समझाती हैं, बेटा ठीक है हो गया कोई बात नहीं, आप मान जाते हैं, नहीं मानते हैं कई बार, लेकिन जैसी पापा की आवाज आती है हाँ भाई, आप सारे लोग तैयार हो जाते हैं, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी 18 से पहले नहीं मिलती, और जब 18 हो जाए तो उसके बाद भी तब लड़ना, क्योंकि वो उस प्रॉपर्टी से आपको बाहर कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में आता है, इसके अंदर है लिव विद डिग्निटी, आप अपने आत्मसम्मान के साथ जिए। अब आत्मसम्मान की तो कोई वैल्यू है नहीं, कोई पेरीमीटर थोड़ी ना है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे लग रहा है मेरा आत्मसम्मान बढ़ रहा है, आप मेरे से पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, बट थर्ड पर्सन तो कोई ये भी सोच सकता है नहीं यार ये क्यों पढ़ा रहा है, ये क्यों आ गया यहां पर। इस बात का मतलब वो तो कहीं ना कहीं आत्मसम्मान को गिरा रहा है ना, डिग्निटी को गिरा रहा है। तो अगर मेरे सामने आकर कोई मुझे इस तरह से बोलेगा और मेरी डिग्निटी हर्ट हो जाती है, तो मैं कंप्लेंट कर सकता हूं। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, पूर्ति ग्रुप के ओनर होते हैं नितिन गडकरी। इलेक्शन से पहले, लोकसभा इलेक्शन से पहले अरविंद केजरीवाल साहब ने वहां पर बहुत सारे घोटालों के उनके ऊपर एलिगेशंस लगा रखे थे, जिनको वो प्रूव नहीं कर पाए थे। तो वहां आत्मसम्मान की ठेस नितिन गडकरी को लगी थी, उन्होंने कोर्ट में अप्लाई किया था। तो कोर्ट के पास अब 2 ही ऑप्शन थे, या तो अरविंद केजरीवाल साहब के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, दैट मीन्स उन पे कोई फाइन्स वगैरह लगाए जाएं, या अरविंद केजरीवाल पब्लिकली उनसे माफी मांग लें। तो इलेक्शन से पहले आप चेक कर लीजिए, रिकॉर्ड्स में होगा, यूट्यूब में मिल जाएगा, अरविंद केजरीवाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनसे माफी मांगी थी। इस बात को समझ लीजिए आप। अगला आ जाता है राइट अगेंस्ट द डेंटल वेजेस एंड डिसमिसल ऑफ द वर्कर्स। आप कभी भी कहीं पर भी जॉब कर रहे हो, आपको इमीडिएट कोई नहीं निकाल सकता कि आ भाई आज से मत आइयो काम पे, नहीं कह देते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए जब भी आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं तो आपको बुलाया जाता है, आइदर वो आपको पहले नोटिस पीरियड देंगे कि सपोज 1 और 2 मंथ का आपका नोटिस है, एंड अगर आप भी छोड़ते हैं तो आप पहले उन्हें नोटिस देते हैं। बट इन एनी केस कोई इमरजेंसी या अर्जेंसी ऐसी आ गई है कि नहीं जी आज ही बाहर करना है, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट में नहीं, प्राइवेट सेक्टर में ये बहुत ही कॉमन बात है कि वो आएंगे, कुछ सर्टेन अमाउंट जो आपकी सैलरी एंड ऑल होंगे वो एडवांस में 1 मंथ और 2 मंथ का आपको पेड किया जाएगा, एंड आपको थैंक यू बोल दिया जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट। तो कोई अगर एडवांस में आपकी कंपनी में आपको पैसा दे रहा है तो खुश मत होना, कहीं पता चलेगी कि कॉफी हो रहा है। गॉट इट। अगली बात आती है राइट टू स्पीडी ट्रायल अंडर ट्रायल केसेस। आपके कहीं केसेस चल रहे हो, आपको उनके डिसीजंस जल्दी चाहिए, तो आप इसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। अगला आ जाता है राइट अगेंस्ट क्रूरल पनिशमेंट। आपको कोई भी ऐसा पनिशमेंट, क्रूरल पनिशमेंट में इंडिया में सबसे बड़ा है ताउम्र कैद या सजाए मौत, उन दोनों कंडीशन में आप हायर कोर्ट्स में जा सकते हो। अगला आता है राइट टू शेल्टर, कि भाई मेरे पास घर नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एटलीस्ट रोटी कपड़ा मकान तो देना पड़ेगा ना। कोरोना में भी आप चेक कर लीजिए, आराम से दे तो रहे हैं खाना सबको, रोटी कपड़ा मकान तो अभी भी जरूरतें पूरी हो रही हैं। मकान का मतलब ये नहीं है कि शेल्टर के लिए आपको प्रेसिडेंट हाउस मिलेगा। शेल्टर का मतलब है आपके ऊपर छत होगी, आप बिना छत के नहीं होंगे, लेकिन वो टेंट की फॉर्म हो सकती है, टेंट भी एक घर हो सकता है, वो सरकारी स्कूल्स हो सकते हैं, वो डिफरेंट फॉर्मेशंस हो सकती हैं, बट वो प्रेसिडेंट हाउस हो ऐसा सॉर्ट ऑफ नहीं है। फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड में आपके पास पैसा नहीं है, आप वकील को नहीं रख सकते हैं, तो आप सिंपली करेंगे क्या, गवर्नमेंट से बोलेंगे सरकारी वकील चाहिए, और वो गवर्नमेंट आपकी कंडीशंस को वेरीफाइड करके आपको अलॉट कर देगी। इस तरह के कुछ डिटेल्ड या व्हाट वी कैन से जो आर्टिकल 21 के अंदर ऑलरेडी डले हुए हैं वो राइट्स आते हैं। आगे के लिए हम बात कर लें इसी में,
तो हमारे सामने जो अब बात आती है वो आती है दैट इज 5 रिट्स। जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, रिट्स क्या है? देखो, हबीज कॉर्पस, सबसे पहले हबीज कॉर्पस नोटिस में कहां आती है? जब रॉलेट एक्ट के अंडर में 1919 में सिंपल सी बात कही जाती है, 2 साल तक किसी पे केस नहीं करेंगे और जेल में डाल देंगे, 2 साल बाद केस चलाएंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल आया था, उसमें यही हबीज कॉर्पस बैन की गई थी। क्यों? आपने मूवीज देखी होंगी, उन मूवीज में होता है कि क्रिमिनल को पकड़ने पुलिस आई तो क्रिमिनल छुटते पूछता है और वारंट लाए हो क्या? और वारंट पुलिस पे होता नहीं, पुलिस चुपचाप वापस चली जाती है। देखा होगा ना, पुरानी मूवीज में ऐसा बहुत होता था, वो यही है। इसका लिटरली मीन है टू हैव द बॉडी इंप्लाइज अ पर्सन imposed or detained by the law can inquire, वो पता कर सकता है under what authority he has been imposed or detained, किस जुर्म में उसे पकड़ा जा रहा है उसके बारे में पता करने का उसको अधिकार है, जो कि हबीज कॉर्पस देती है। पहली रिट। दूसरा रिट बात करते हैं तो आपका आ जाता है दैट इज मैंड्यूमस। मैंड्यूमस में बात करें, लिटरली मीन इसका मतलब होता है कमांड। कमांड किसको? ये लिखा हुआ है इशूड बाय कोर्ट कमांडिंग अ पर्सन और द पब्लिक अथॉरिटी टू डू और फॉर वेयर टू डू। आपने ऐसा किया तो क्यों और आपने ऐसा नहीं किया तो क्यों, ये पूरी जानकारी जो है वो मैंड्यूमस के अंडर आती है। लेकिन किस मैटर में? जब आप किसी पब्लिक ड्यूटी में हो। सिंपल सा एग्जांपल है, कहीं पढ़ लीजिएगा। अगर आपने सपोज एक नॉर्मल सिटीजन के थ्रू कोई केस किया है या आपसे कोई गलती हो गई है और कोर्ट ने आपको 5 साल की सजा दी है, तो वही गलती अगर किसी पुलिस वाले से हो जाती है तो उनकी सजा 5 से ज्यादा होगी। माइट भी वो 7 साल हो सकती है, 8 साल हो सकती है, 10 साल, क्योंकि उन्हें कानून के बारे में पता था और फिर भी जानकर उन्होंने ऐसा कुछ काम किया। आगे के लिए बढ़ जाते हैं। तो अगला हमारे पास जो आता है वो टॉपिक आता है दैट इज रिट्स में ही। अगली रिट आ जाती है हमारे पास दैट इज क्यू वारंटो। क्यू वारंटो को सिंपल समझने का जरूरत है, व्हाट इज योर अथॉरिटी? दैट मीन्स ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस इन विच ही इज नॉट एंटाइटल्ड एंड आस्क्ड हिम दैट ऑफिस। वो उस ऑफिस के लायक था या नहीं था हमें नहीं पता, बट उसने वो काम करा किस अथॉरिटी से, वो उस पोस्ट पर आया कैसे, उसने वो काम किया कैसे, ये क्यू वारंटो में है। अगली बात, इसी में हम लोग आगे के लिए बढ़ जाते हैं। तो अगली कहानी आती है सेटुररी। सेटुररी सिंपल है और रिट है जिसके अंडर आपके जो भी केसेस पड़े हुए हैं उनको आप सुपीरियर कोर्ट्स में ला सकते हैं। दैट मीन्स स्पीडी जस्टिस की ये यहां पर बात कर रहा है। अगर हम लोग इसी में थोड़ा सा और आगे के लिए बढ़ जाएं तो अगला आता है दैट इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या है? हायर कोर्ट स्टॉप करे प्रोसीडिंग्स, कहां? अपनी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में। क्यों? क्योंकि वो सबऑर्डिनेट्स कोर्ट ओवर स्टेपिंग कर रही है किसी ज्यूरिसडिक्शन में, या आइसोलेशन हो रहा है, आइसोलेशन कर रही है रूल्स का। तो अगर कोई भी ऐसी कोर्ट मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट इमीडिएट उसकी प्रोसीडिंग्स को रोक देती है एंड कहानी आगे बढ़ जाती है। आगे के लिए बात कर लेते हैं। तो ये आज का लास्ट स्लाइड होगा। लास्ट स्लाइड पे आ गए हैं। जैसे सस्पेंसिबिलिटी के लिए बात कर लें कि फंडामेंटल राइट की सस्पेंसिबिलिटी है क्या, तो सिंपल 44th अमेंडमेंट एक्ट जो कि मैंने अभी बताया था 1978 से आती है सस्पेंसिबिलिटी। आर्टिकल 20 एंड 21 हमारे कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते, बाकी सब हो सकते हैं। क्वेश्चन आता है सस्पेंसिबिलिटी होगी कैसे? तो यहां पर लिखा है द प्रेजेंट पोजीशन इज दैट ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी का मतलब हो गया आर्टिकल 352। और लगेगी कैसे? 3 कैटेगरी में ये लग सकती है, या तो वॉर हो जाए, या एक्सटर्नल एग्रेशन आ जाए दैट मींस टेररिस्ट अटैक हो जाए, या आर्म रिबेल हो जाए, आपस में पब्लिक ही भड़क जाए इंटरनल। तो जब जब हमारे यहां पर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन होगा तो कुछ सस्पेंड होंगे, इंटरनल में कभी भी कुछ और सस्पेंड नहीं होगा। पढ़ते हैं आगे। द राइट टू मूव द कोर्ट
enforcement in any or all the fundamental right except those article 20 and 21 guaranteed is suspended by किसने? प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन। और प्रेसिडेंट ये प्रोक्लेमेशन मैं बार बार लिख रहा हूं आर्टिकल 359 में करते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि आया हुआ है। आगे के लिए इसी में बात कर लेते हैं। देन हमारे सामने अब आ जाती है आपकी लास्ट। इसी में अगर हम लोग, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? एक सेकेंड रुकिए। हाँ, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। वो ये स्लाइड ऊपर नीचे होनी थी, वो गलती से ऊपर नीचे हो गई है। चलिए कोई बात नहीं। अगर हम लोग आगे के लिए बात कर रहे हैं, वही रिपीट हो गई है, तो हमारे यहां पर आर्टिकल 2021 कभी सस्पेंड नहीं होगा। 19 सस्पेंड केवल वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पे हो सकता है। आर्टिकल 19 के अलावा बाकी सारे आर्टिकल सस्पेंड कभी भी कर सकते हैं। इंटरनल इमरजेंसी में कोई भी फंडामेंटल राइट कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। तो आज हमारा यहां आकर पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 कंप्लीट होता है। एक लंबी क्लास थी एंड कोशिश करके शॉर्ट में सारा समझाने की कोशिश करी है। प्लस कोर्सेज में या अपनी क्लासेस में जब मैं इसको पढ़ाता हूं तो कोशिश फंडामेंटल राइट में कम से कम 2 से 3 दिन की क्लासेस लगती हैं, क्योंकि डिटेल्ड स्ट्रक्चर में जाना होता है और बिना उसके जाए बात नहीं बनती। फिर भी मैंने आप लोगों को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता था वो एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से कंफर्म किया है एंड होप सो इसके बाद फंडामेंटल राइट्स आपके क्लियर होंगे। आने वाले समय में आप फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, राधे राधे।